ओके बेटा, आज हम वेक्टर्स में आगे बेटा करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपने कल देखा ही है बेटा लास्ट क्लास में कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई वैसे जैसे स्केलर्स में करते थे वैसे नहीं, इनमें थोड़े से अलग ट्रिक रहते हैं बेटा। वैसे एडिशन भी वेक्टर्स में सिंपली नहीं होता है, इनमें भी कुछ अलग ट्रिक्स रहते हैं बेटा। तो वो आज सीखते हैं वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं बेटा। ओके, सो इसमें भी कुछ लॉज हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं लॉज हम लोग। ओके, इसमें सबसे पहले आता है बेटा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या स्टेट करता है बेटा? ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है बी, ए एंड बी वेक्टर है बेटा। ओके, ए का जैसे देखो बेटा यहां पे ये इसका हेड है और दूसरे की टेल है, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए प्लस बी जो होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को बेटा अगर मुझे क्लोज करना है, यहां पे ट्रायंगल बनाना है, तो क्या करना होगा? ये थर्ड साइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? ओके, और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब है बेटा कि देखो एक कंटिन्यूटी में चल रहे थे ए बी और ऐसे उल्टा ऐसे सीधा ऐसे आ जाता ना, नीचे को आता, लेकिन हमने क्या रखना है? डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब ऊपर को रखना है। तो ये आपका क्या है बेटा? रिजल्टेंट है ए प्लस बी। सो ट्रायंगल लॉ स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट if two vectors are represented by two sides of triangle, then their resultant means a plus b. Okay, resultant is represented by third closing side of triangle. Third closing side of triangle. ओके ना, ट्रायंगल की जो लास्ट थर्ड साइड है, लास्ट थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है बेटा, इस लॉ से हम लोग रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? अभी तक जो पढ़ा है हमें ये वेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे। ये बेटा एक तरह से ग्राफिकल मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का। जैसे आप ट्रायंगल बनाते थे ना, कंस्ट्रक्शन करते थे कि नहीं करते थे, उस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर लोगे। आपको इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दे दिया जाएगा, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दे दिया जाएगा, आप ट्रायंगल की दो साइड्स बना लोगे, फिर लास्ट तीसरी साइड बना लोगे। ओके, इस तीसरी साइड की जो लेंथ होगी बेटा वो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। ओके, और ये जो एंगल आ जाएगा ये आपको डायरेक्शन दे देगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। ओके, बट ये ग्राफिकल मेथड है। अभी हम आगे एनालिटिकल मेथड भी पढ़ेंगे कि एनालिटिकली कैसे करते हैं। अब ड्राइंग करना तो मुश्किल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन करना यहां पे मुश्किल हो जाएगा, बट आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो बेटा, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सीखा हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट जो आता है बेटा, इसमें एक और लॉ आता है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। इन दोनों लॉज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। इसमें हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे, जैसे इसमें ट्रायंगल था बेटा। तो कैसे बनता है? अब ये लो, पहले देखो कब लगाना कब है बेटा। देखो आपके पास ए वेक्टर है ये और बी वेक्टर है ये, दोनों वेक्टर्स की टेल मैच कर रही है एक दूसरे से बेटा। तो यहां पे पहले की तरह ट्रायंगल लॉ तो लग नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल लॉ के लिए क्या, एक का हेड दूसरे की टेल के साथ मैच करना चाहिए। तो यहां पे ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में लगेगा पैरेललोग्राम लॉ। हाँ जी परनीत कौर जी, कोई प्रॉब्लम बेटा, कंफ्यूजन है कुछ? ये आपका ए वेक्टर है बेटा, ये बी वेक्टर है, और मुझे क्या निकालना है? मुझे ए प्लस बी वेक्टर्स को ऐड करके देखना है कि कितना आउटपुट आएगा। ओके, सो अभी यहां पे बेटा पैरेललोग्राम लॉ, ये देखो बेटा क्या कहता है,
अभी देखो वेक्टर्स को आप पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर के पैरेलल यहां पे अगर मैं एक वेक्टर और बना दूं तो ये भी बी वेक्टर होगा बेटा। आप वेक्टर्स को स्पेस में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बस ध्यान रखना है बेटा उसका एंगल नहीं चेंज होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, प्लस उसकी लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए। सो बेटा हमारे पास ये पैरेललोग्राम लॉ है। इसमें पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, दो वेक्टर्स है ए एंड बी, दोनों की टेल मैच कर रही है बेटा। ओके, दोनों की क्या है, टेल मैच कर रही है। तो यहां पे हम ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते जैसे कि पहले, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में क्या था, हेड और टेल मैच कर रहे थे। अभी यहाँ पे ट्रायंगल नहीं कि आप सर सीधा इसको ज्वाइन कर दो तो ये ट्रायंगल लॉ बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा बेटा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का मतलब है कि मुझे यहाँ पे इस बी वेक्टर को शिफ्ट करना होगा यहाँ पे। तो बेटा वेक्टर्स को आप स्पेस में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए पैरेलली शिफ्ट किया है। ऐसे आप ए को भी यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो देखो बेटा ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है ऐसे। ओके, तो हमारे पास दो ए एंड बी वेक्टर थे, इनको पैरेलली शिफ्ट करके हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब इस पैरेललोग्राम की अगर इस साइड को, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड देखो बेटा, इसका जो हेड है वो इसके बी साइड के टेल के साथ मैच कर रहा है। अगर मैं यहां पे ट्रायंगल कंप्लीट करूं तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बट ये इस पैरेललोग्राम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डायगोनल हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम के लिए क्या है, डायगोनल हो जाएगा। अगर आप सीधा इसको मैच कर देते तो फिर भी ये पैरेललोग्राम का डायगोनल तो बन जाता। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे ये डायगोनल नहीं है, ये वाला डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी वेक्टर को। ओके, सो दिस इज योर ए प्लस बी। ओके बेटा, सो पैरेललोग्राम लॉ ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट if two vectors represents two sides of parallelogram, then one of its diagonal will represents represents the resultant vector. Resultant vector means बेटा a plus b. ओके, सो अब इन दोनों में डिफरेंस देखो बेटा क्या है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। यहां पे भी ट्रायंगल लॉ लग रहा है, लग तो यहां पे भी ट्रायंगल लॉ लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधा ट्रायंगल लॉ कंसीडर करके ये ट्रायंगल की क्लोज नहीं कर देना है हमें। यहाँ पे b को शिफ्ट करके यहाँ पे इस वेक्टर को a एंड b को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ताकि हम उसके बाद इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर सके। बेटा पैरेललोग्राम में भी तो दो ट्रायंगल ही होते हैं एक तरह से। ओके, आप ऊपर से देख लो नीचे से देख लो बेटा, सेम चीज बन रही होती है, क्योंकि ट्रायंगल जो होते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस वजह से आपका जो ये डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला डायगोनल नहीं रिप्रेजेंट करेगा बेटा। ओके, तो आपको ये साइड्स को बेटा इस तरह से बनाना होगा और फिर देखना होगा कि कौन सा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट यहां पे आ जाता है बेटा पॉलीगन लॉ। सर, हाँ जी बेटा। सर दूसरा डायगोनल क्यों नहीं करेगा रिप्रेजेंट? बेटा अगर आप दूसरा डायगोनल देखो, अगर आप दूसरे डायगोनल की बात कर रहे हो, ये वाले की, ये डायगोनल अगर मैं मैच कर दूं तो इन दोनों डायगोनल्स में आप देखो बेटा, अगर मैं इसे a प्लस बी बोल रहा हूं तो फिर तो इसे भी a प्लस बी बोलना पड़ेगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई आपकी। देखो अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, एक डायगोनल ये है बेटा और दूसरा डायगोनल ये है, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? सबसे पहले ये बताओ। यस। नहीं बेटा, पैरेललोग्राम के नहीं होते, रेक्टेंगल स्क्वायर के होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बेटा, ध्यान रखना ये चीज का। ओके, और दूसरी चीज, अगर इसके ऊपर एरो इस तरफ लगाया है, इसके ऊपर एरो इस तरफ लगाया है, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स कभी इक्वल वेक्टर्स बन सकते हैं? नो सर, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, ये कभी भी इक्वल वेक्टर्स नहीं बन सकते। तो यहाँ पे एक ही डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नहीं करेगा।
और वो कौन सा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा वो आपको कंप्लीट वैसे बना के देखना पड़ेगा यहां पे बेटा। ओके ओके सर। बस कुछ नहीं बेटा, यहां पे भी आपको ट्रायंगल की फॉर्म में लेके आना होगा उसे, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग दो वेक्टर्स को ही एड अप कर रहे थे। अगर आपके पास n वेक्टर्स है बेटा जिन्हें आपने एड अप करना है, तो क्या करोगे आप उनको कुछ इस तरह से अलाइन कर लोगे बेटा। जैसे a वेक्टर है, फिर ये b वेक्टर हो गया। ओके बेटा, आप इन्हें क्या है इस तरह से एक का हेड दूसरे की टेल के साथ मैच करते हुए सारे जितने भी वेक्टर्स दे रखे हैं, सी वेक्टर हो गया, लेट्स से ये आपका डी वेक्टर हो गया है, ऐसे आपका ये आपका ई वेक्टर हो गया एंड सो ऑन। जितने भी वेक्टर्स है सबको इस तरह से ऐड कर लिया आपने। तो जो लास्ट क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन रह जाएगा ना बेटा, तो ये लास्ट क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन रह गया है, इसको ज्वाइन करो पहले तो। आप देखो बेटा कंटिन्यूटी में, जैसे ये देखो बेटा एक ही लाइन में जा रहे थे, अगर इसको एरो इस तरफ होता, इससे इस तरफ होता बेटा, लेकिन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, इस तरफ रखना है। तो जो ये लास्ट क्लोजिंग साइड है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या है आपका, ये आपका रिजल्टेंट है बेटा। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा बेटा। तो आपका पॉलीगन लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट if n vectors represents the n sides of polygon, then the last closing side of polygon in opposite direction represents the resultant। बेटा तो यहां पे भी अगर आप देखोगे, आप बोले सर ये कहां से आया, तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। यहां पे भी बेटा देखो, ये भी ट्रायंगल लॉ से बनता है। देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो होगा बेटा ये क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम ए। इसको और इसको एड अप करोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ डी ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, एंड इसको इस ई के साथ ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा बेटा। ओके, तो कितने ट्रायंगल्स बन गए, 1 2 3 4, तो चारों ट्रायंगल्स में धीरे धीरे बेटा आप कहां पे पहुंच गए, आर पे पहुंच गए हैं। ओके, तो ये भी 8 ट्रायंगल से रहा है। तो बेसिक जो चीज है वो है बेटा आपका ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से ही दोनों लॉज बने, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है बेटा, दोनों की टेल्स मैच कर रही है, और पॉलीगन लॉज में आप लोग 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड अप कर रहे हैं बेटा। अब आपको ये कंस्ट्रक्शन आती है, वैसे तो ये कंस्ट्रक्शन आपको सिखाई जाती है 9th 10th में मैथ्स में। आपको ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन भी होती है, फिर आपको क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन भी होती है। आई थिंक 9th में ट्रायंगल की होती है, 10th में क्वाड्रिलेटरल की होती है। सो बेटा ये कंस्ट्रक्शन से आप लोगों को ए की लेंथ दे देंगे। ए की लेंथ का मतलब है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देंगे, बी की लेंथ का मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देंगे, और इनके बीच का एंगल दे देंगे। तो आपके पास ट्रायंगल की 2 साइड है और उनके बीच का एंगल है, तो आप पूरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे ही पूरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, तो जो लास्ट साइड है इसकी लेंथ जो आ जाएगी वो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, और प्रोटेक्टर से आप ये एंगल मेजर कर लोगे तो आपके पास डायरेक्शन भी आ जाएगी इसकी। बट ये तो हो गया बेटा ग्राफिकल मेथड। अगर मुझे एनालिटिकली फाइंड आउट करना है तो क्या करें बेटा। ओके, अब ये डेरिवेशन आपको आती है, आपको ऐसे आता है, स्टेट ट्रायंगल लॉ एंड प्रूव एनालिटिकली। ओके, और ड्राइव एनालिटिकली ट्रायंगल लॉ। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब यहां पे है बेटा विदाउट एनी ग्राफिकल ड्रॉइंग एनी कंस्ट्रक्शन। ओके, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो बेटा हमारे सिलेबस में कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्क आप आगे हायर स्टडीज में करते हो, जहां पे जरूरत रहती है वहां पे आप ये कंस्ट्रक्शन करते हो, लेकिन हमारा यहां पे बेटा +1 +2 में जो फिजिक्स है यहाँ पे हमें यही एनालिटिकली सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सो कैसे होगा बेटा, जैसे हमारे पास ट्रायंगल लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब जैसे ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर आपके पास, और ट्रायंगल लॉ कहता है कि ये जो लास्ट क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल की, ये रिप्रेजेंट करती है आर वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, और इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ है बेटा। अभी हमें इसे एनालिटिकली फाइंड आउट करना है। हमें एनालिटिकली क्या फाइंड आउट करना है, हमें एनालिटिकली एक तो ओबी लेंथ फाइंड आउट करनी है बेटा, ओबी लेंथ फाइंड आउट करनी है। Once we find out the length of OB, that means we have find the magnitude of A plus B. और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है अल्फा, एंड ये वाला एंगल थीटा आपको गिवन है। दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है वो आपको गिवन है बेटा। वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा ये बनेगा ना, ये वाला एंगल नहीं बनेगा। आई होप आपको एंगल्स पता है, एंगल्स ऐसे बनते हैं, ये वाला एंगल होता है कि नहीं होता बेटा। ओके, तो इधर इसको एरो को इधर लेके जाओगे तो ये एंगल थीटा ये बाहर वाला होगा। तो जब भी बोला जाए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ध्यान रखना है बेटा एंगल्स का मतलब क्या होता है आपके लिए। छोटी क्लास में आप एंगल बनाना सीखते हो, तो ये एंगल होगा यहां पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, सो लेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इस थीटा। तो दोनों के बीच में हमें एंगल दे रखा है, थीटा है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ना पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ना ट्रिग्नो लग सकती है, जब तक राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। तो हम यहां पे किसी ना किसी वे से राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, तो उसके बाद हम ट्रिग्नो या पाइथागोरस थ्योरम लगा के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा बेटा, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ओ ए के ऊपर, ओ ए को एक्सटेंड करके यहां पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज माय सी पॉइंट कंसीडर कर लो इसे। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एक्सटेंडेड ओ ए। ओके बेटा, अब देखो बेटा जो आपका ट्रायंगल एबीसी बन गया, इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा किसकी इक्वल होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल होगा बीसी अपॉन ए बी। सो बीसी किसके इक्वल आ गया बेटा, बीसी इज इक्वल टू बन गया ए बी साइन थीटा। ए बी का मतलब क्या है यहां पे बेटा, ए बी का मतलब है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी का मतलब है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो लेंथ होती है आपकी, जो ये एरो होता है, इसकी जो लेंथ होती है ए बी, ये क्या बताती है, उस गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताती है। तो यहां पे बीसी को क्या लिख सकते हो, बीसी इज इक्वल टू आ जाएगा बी साइन थीटा। सेम वे यू कैन राइट अबाउट कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, बेस एसी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी। सो एसी विल बी इक्वल टू आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। सो ए बी को फिर से बी लिख सकते हो, बी कॉस थीटा। अगर बेटा बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर बेटा बी वेक्टर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है आपका। अब बेटा देखो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नो यूज करके बीसी एंड एसी की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग ये कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, ओबीसी राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ओबी की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, क्योंकि वही हमने फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल ओबीसी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, ये बन रहा था आपका ये ओ बी सी, ये आपका ए था पॉइंट। ओके, ये एंगल आपका थीटा था, ये बी वेक्टर था यहां पे, ये आपका ए वेक्टर था, और ये आपका रिजल्टेंट था। सो सबसे पहले देखो बेटा
फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए क्या होगा बेटा, ओ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, इसे ए मान लेते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ओ ए लेंथ जो है ना बेटा वो वेक्टर के ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। ओके, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ओ सी स्क्वायर क्या है बेटा, ओ सी का मतलब आ जाएगा ओ ए प्लस ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा ओ बी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज फिल करते हैं। ओबी को क्या लिखा जा सकता है बेटा, ओबी को आर लिख देते हैं। आर क्या है बेटा, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। ओके बेटा, समझ आ गई ये चीज। सो आर आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए। ओ ए का मतलब है ए, ए सी का मतलब क्या है बेटा, अभी निकाल के थे, ए सी का मतलब बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी सी का मतलब क्या था, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद देखो बेटा मैथमेटिक्स है, सिंप्लीफाई करना है इसको हमें, तो इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के साथ एक्सपेंड कर दे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इसमें एंड इसमें अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू होता है 1 ट्रिग्नो में लिखवाया था बेटा, और ये चीज आई थिंक 10th में, हाँ ये फॉर्मूला बेटा 10th में स्टार्ट हो जाता है, पाइथागोरस आइडेंटिटी बोलते हैं इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस तरह से बेटा हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है बेटा। ओके, सो आई थिंक अभी देखो इस फॉर्मूला से आप लोग सीधा निकाल सकते हो एनालिटिकली, यू नीड नॉट टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस फॉर्मूला को यूज करो, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपने ये अल्फा एंगल निकालना है बेटा, सो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस OC। ओके, तो डायरेक्शन बेटा देखो एंगल से ही भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जा सकती है, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन OC। BC फिर से आपका B साइन थीटा है और OC को क्या लिखा जा सकता है बेटा, OA प्लस AC। सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू आ जाएगा B साइन थीटा अपॉन OA का मतलब है A प्लस AC का मतलब है B कॉस थीटा। तो इस तरह से आपके पास बेटा एनालिटिकली सीधा रिजल्ट बन गया है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा बेटा A प्लस B, वो वेक्टर जो होगा बेटा उसका मैग्नीट्यूड R का मैग्नीट्यूड मतलब A प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहां पे इनके बीच में ये वाला एंगल है बेटा। अब बेटा ऐसा ना हो पेपर में आपको ये एंगल मार्क कर दे, आप अकॉर्डिंगली उसे थीटा लिख के आ जाओ। प्लीज आपने ध्यान रखना बेटा, थीटा आपको इतना तो मालूम ही है बेटा एंगल कैसे देखते हैं। ओके, अगर मैं इन दो A एंड B के बीच के एंगल की बात करूं तो A एंड B के बीच का एंगल जो होगा ना बेटा वो ये वाली चीज होगी, ये वाला अंदर वाला नहीं होगा, बाहर वाला होगा, क्योंकि इसका एरो ये रहा और इसका एरो इधर को पॉइंट कर रहा है बेटा। अगर इसका एरो टुवर्ड लेफ्ट जा रहा था, A वाले का एरो टुवर्ड लेफ्ट जा रहा था, फिर आप वैसे कर सकते थे बेटा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया है और इसका डायरेक्शन tan अल्फा आपके सामने ऊपर मैंने पहले लिख दिया है बेटा। तो आप बोलोगे रिजल्टेंट विल हैव मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड रिजल्टेंट विल मेक एन एंगल ऑफ अल्फा विद द A एंगल, A वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाएगा आपका रिजल्टेंट बेटा। ओके, सो ये आपका पैरेलल ट्रायंगल लॉ था जिसको हमने एनालिटिकली ड्राइव किया है।
ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इन दो फॉर्मूला के बेस्ड बनेंगे। आगे जाके आप जो भी करोगे वो इन दो फॉर्मूला के बेस्ड होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। बेटा ऐसे ही अगर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा ड्राई पैरेललोग्राम लॉ, तब भी यही लिख के आना है आपने। ओके, कई बार लिख देते हैं ड्राई पैरेललोग्राम, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ, कुछ भी ऐसे लिखा हो सकता है बेटा। ओके, सो अब आपका क्या होगा बेटा, देखो पैरेललोग्राम लॉ कब लगता है, जब आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, कुछ इस तरह से कि दोनों की टेल्स मैच कर रही है बेटा। ओके, सो इस केस में क्या करना था आपने इस बी को यहां पे शिफ्ट कर दिया और ए को यहां पे शिफ्ट कर दिया था। डायरेक्शन नहीं चेंज करना आपने, लेंथ नहीं चेंज करना आपने बेटा। ओके, तो आपका ये एंगल थीटा है अगर, तो अब देखिए बेटा ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा कि नहीं होगा। ये पैरेलल साइड्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो आपने फिर से बिल्कुल उसी तरह से बेटा ओ ए बी और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये पॉइंट आपका बन जाएगा सी। ओके, और इसे डी पॉइंट बना लो और ये आपका इधर से रिजल्टेंट बन गया है ये बेटा। इसकी सिर्फ डायग्राम डिफरेंट है और लिखना इधर, अगर आपने ये नेमिंग सेम की हुई है तो A to Z सेम लिखना है इधर भी, क्योंकि बेटा पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद में तो ये ट्रायंगल लॉ बन जाता है कि नहीं बन जाता है, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से ही करना है। पहले एक ट्रायंगल ABC, ओके बेटा, BC क्या बन जाएगा, BC आ जाएगा आपका B sin थीटा के इक्वल एंड AC आपका आ जाएगा B cos थीटा के इक्वल। ओके बेटा, सारा सिमिलरली ही करना है, यहां पे भी सिमिलरली करके रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा क्या बन जाएगा बेटा, tan अल्फा भी इक्वल्स टू b cos थीटा b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस e। अब देखो आप कैसे याद रखोगे, ऊपर साइन आना के नीचे, तो देखो बेटा इधर tan है तो tan sin अपॉन cos होता है, तो ऐसे ऊपर साइन आएगा नीचे cos आएगा, नीचे प्लस a भी हो जाएगा। और बाकी बेटा अगर आप ये डायग्राम बना लेते हो तो 2 सेकंड का काम है उसके बाद बेटा सोचना कि ऊपर साइन आएगा कि नीचे साइन आएगा। ओके, तो यहां पे सिमिलरली सारा कुछ करके रिजल्ट सेम बन जाएगा बेटा। ओके, तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का रिजल्ट सेम क्यों है बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी हमने ट्रायंगल ही कंप्लीट किया है, ट्रायंगल ही बनाया है, और यहाँ पे ये पैरेललोग्राम लॉ अलग से फिर क्यों डिफाइंड है, उसका कारण ये है कि बेटा कई बार बच्चे सीधा यहां से इसे A और इसे B मान के ये थर्ड क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब समझ नहीं आता वो ऑपोजिट डायरेक्शन किस तरफ ले लेते हैं। अगर आप ऐसे बना दोगे इनका रिजल्टेंट, इसे रिजल्टेंट लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सीधा ट्रायंगल नहीं लग सकता, पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर डायगोनल को बनाना पड़ेगा, आपको डायगोनल बनाना पड़ेगा। जब डायगोनल बना देते तो इधर एक ट्रायंगल ही बन जाता है एक तरह से। ओके, ये गलत है ही, इसीलिए यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ अलग से है, बट रिजल्ट इसका भी बिल्कुल सेम आएगा आपके पास। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ओके, जैसे बेटा मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं एक, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, लेट्स से जैसे इफ टू vectors of same magnitude, if two vectors of same magnitude have 120-degree angle between them, find resultant of both vectors। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बेटा, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो हम दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं बेटा,
ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर बेटा, ओके, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा, ए है। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों वेक्टर्स को ए वेक्टर नहीं कह सकते। तो मैंने दो वेक्टर्स लेट कर लिए, लेट टू वेक्टर्स आर ए एंड बी। तो दो वेक्टर्स क्या है बेटा, ए एंड बी वेक्टर्स है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री। अब देखिए बेटा, ये ए वेक्टर है, अगर मुझे यहाँ पे 120 डिग्री एंगल क्रिएट करना है तो मुझे 120 डिग्री एंगल कुछ इस तरह से होगा ना, 90 से तो बड़ा होगा एंगल, तो ये आपका बी वेक्टर यहां पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसे इक्वल्स टू ए लिख लेते हैं हम लोग, ओके टा। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अब सबसे पहले बेटा इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ये मेरा बी वेक्टर हो जाएगा, ये मेरा ए वेक्टर हो जाएगा, और पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, सबसे पहले यही चीज जरूरी है बेटा, ये जो डायगोनल है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ओके। सो समझ आ गई बेटा ये चीज। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपने सीधा फॉर्मूला लगा देना है बेटा। सो वी नो आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके। सो ए का मैग्नीट्यूड भी बेटा ए है, बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, 2 टाइम्स ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ए इंटू बी ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस 120। बेटा अब मैंने जब आपको ट्रिग्नो सिखाया था, मैंने स्पेशली कॉस 120 की वैल्यू वहां पे प्रूव करवाई थी कि हाफ होती है, ओके। जिन्हें याद है दैट्स गुड, जिन्हें नहीं याद एक बार देखना बेटा उसको, ओके। ये वैल्यूज बहुत यूज होती है, इसलिए मैंने वहां पे भी प्रूव करवाई थी बेटा। देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा था, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 120, कॉस 120 का मतलब माइनस हाफ, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया था, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। सो जो a प्लस b है बेटा उसका मैग्नीट्यूड a के ही इक्वल होगा। तो पहली चीज क्या आ गई बेटा, जो हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर है जिनके बीच में 120 डिग्री एंगल है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये वाला रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, ए के ही इक्वल हो जाएगा बेटा। ये बहुत फेमस चीज है कि जब दो इक्वल वेक्टर्स, नॉट दो इक्वल, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल आ जाता है बेटा, ओके। और अगर आप ये एंगल निकालोगे कि ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू होगा बेटा b sin थीटा, थीटा का मतलब 120 अपॉन b cos 120 प्लस a। सो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखिए b को भी a लिख सकते हो, sin 120 कितना होता है, sin 120 होता है माइनस रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 होता है बेटा, ओके। और b cos 120 अभी निकाल के आए हैं हम लोग, ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस e, तो दिस इज इक्वल्स टू रूट 3a/2 अपॉन, देखो बेटा a प्लस a है माइनस a/2 है, तो ये नीचे a/2 ही रह जाएगा। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, माइनस a/2 प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, a/2। आधे में से पूरा माइनस कर, पूरे में से आधा माइनस कर दोगे तो आधा रह जाएगा, a/2 कैंसिल आउट हो गए, tan अल्फा क्या हो गया बेटा, रूट 3, सो अल्फा क्या हो गया है 60 डिग्री, और यू कैन से π/3 इन रेडियन। सो इधर से कितना एंगल आ गया 60, इधर से 60 है तो इधर से भी 60 है, ओके। तो जो फाइनली जिस चीज के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था वो ये थी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के किसी के भी इक्वल हो सकता है बेटा।
ओके। और दोनों तरफ से ये एक जैसा एंगल बनाएगा, दोनों तरफ से ये क्या है, एक जैसा एंगल बनाएगा। ये सिर्फ 120 डिग्री जरूरी है बेटा। ओके, थीटा यहां पे 120 होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। इफ दिस थिंग इज, अगर ये चीज है, देन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के ही इक्वल है और रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा बेटा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके बेटा, तो ये कंक्लूजन है, सीधा याद रख सकते हो बेटा, बहुत क्वेश्चंस में ये चीज यूज होती है आपकी। ओके अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं आपको, इसमें क्लियर है बेटा, ये पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, देखो बेटा, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं बेटा, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है, इस तरह से दिए हुए हैं हमें। और वो कहते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और बेटा दूसरी चीज दे रखी है कि इनके बीच में 120 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है बेटा, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, कुछ इस तरह से है। ओके, अब ये चीज गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें मैं जो अभी कंसेप्ट ड्राइव करके हटाऊं ना बेटा, वो वाला लगाएंगे। ओके, सबसे पहले देखो बेटा, जब आपको दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए तो कैसे ऐड करते हैं, पहले दो को ऐड कर लो, किसी भी दो को ऐड कर लो, फिर तीसरे के साथ एडिशन करो इन दोनों के रिजल्टेंट का। तो सबसे पहले देखो बेटा, ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो ए के ही इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। ओके, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और थीटा 120 डिग्री है। तो जब ये चीज हो, अभी हम लोग प्रूव करके आए हैं, देन वी कैन से दैट देयर रिजल्टेंट इज दिस थिंग। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए एंड बी का अगर आप यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो, ओके, इस तरह से, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आ जाएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा रिजल्टेंट आपका। ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट बन गया है R1। ओके, तो समझ आ गई ये बात? इसे हम R1 वेक्टर लेंगे। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे सर ये? बिल्कुल बेटा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्मूला ये याद रख लेना बेटा। तो वो याद नहीं भी रख पाओगे तो डेरिवेशन 2 मिनट में करके दिखा सकते हो वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि बेटा जब हमने सिर्फ फॉर्मूला रफ वर्क में करोगे तो 2-3 सेकंड में हो जाता है काम ये। ओके, सो ये आपके पास बेटा R1 आ गया है नीचे। ओके, आप ये रफली पैरेललोग्राम इमेजिन कर लिया करो बेटा, थोड़ा सा फिजिक्स में ना इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। जब ये दो चीजें हो तब आपको मालूम है कि ये रिजल्टेंट ये बन जाएगा बेटा। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज कि अगर ये रिजल्टेंट बन गया है और ये रिजल्टेंट दोनों तरफ से कितना एंगल बनाएगा बेटा, ये दोनों तरफ से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ये दोनों तरफ से कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, हमारे पास बच गया ऊपर को सी वेक्टर है और नीचे को है ए वेक्टर। जिनको ज्योमेट्री समझ आई हुई है बेटा, दे कैन इजीली इमेजिन कि अगर ये 60 डिग्री एंगल है और ये 120 डिग्री एंगल है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ए एंड सी स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? यस सर। ओके, एज R1 makes angle alpha is equals to 60 degree with A vector, hence R1 and C vector are on straight line। 180 डिग्री एंगल बन जाएगा ना बेटा कंप्लीट। सो अभी देखो दो वेक्टर्स है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है बेटा, ये ऊपर को है ये नीचे को है, तो दो इक्वल वेक्टर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? सर दोनों का सम।
दोनों का सम, हाँ कितना होगा बेटा, इन दोनों के बीच में सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे एक ऊपर को है एक नीचे को है, बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो ये 0 बन जाएगा बेटा। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझा सकता हूं कि अगर ऊपर को 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और नीचे को भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा ओ पॉइंट पे? सर 0। वही चीज यहां पे हो रही है बेटा, ओके, वही चीज यहां पे हो रही है। जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर को है उतना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे को है, तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो यहां से कंक्लूजन निकल रही है कि जब तीन वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब देखो जिन बच्चों को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि सर आपने ऐसे कैसे 0 लिख दिया, देखो मैं प्रूव कर देता हूं बेटा। ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका R1 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, R1 वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, लेट्स इक्वल टू सी लिख देता हूं। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा, R विल बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस 2R1 और ये R1 इंटू सी इंटू कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, ये भी सी स्क्वायर लिख सकते हो, सी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर, कॉस 180 -1 होता है बेटा। कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। ओके, सो ये क्या हो गया बेटा, देखो 2 सी स्क्वायर प्लस माइनस -2 सी स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप ऐसे फॉर्मूला से भी कर सकते हो, अरे बेटा सीधा भी इमेजिन कर सकते हो कि यार जितना इधर को लग रहा है वेक्टर उतना इधर को है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, ओके सर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, यहां पे मैं सीधी चीजें बता रहा हूं बेटा, अगर आप इन्हें याद रख सकते हो बहुत अच्छा है। ये निकला उसी से ही है, जो आपने अभी एडिशन वेक्टर से रिजल्ट ड्राइव किया उन्हीं से निकली हुई है ये चीजें। ओके, देखो बेटा अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, अभी मैंने बोला कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इनका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा a माइनस बी। ओके, क्यों a माइनस बी क्यों होगा बेटा, प्रूव करके दिखाता हूं मैं। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 -1 होता है, तो जब यहां पे -1 आ जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई बेटा, और ये रूट से कैंसिल आउट होकर a माइनस बी रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। ओके, तो जब 180 डिग्री एंगल हो ना बेटा, दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल हो तो a माइनस बी आ जाएगा। ओके, मैं यहां पे a को बड़ा मान के चल रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ a को बड़ा मान के चल रहा हूं। ओके, सो अगर b का मैग्नीट्यूड बड़ा है a से, तो फिर क्या लिख देंगे, b माइनस a लिख देंगे बेटा। ओके, और नेट डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, इसमें डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अगर ये बड़ा है तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, अगर b बड़ा है तो b डायरेक्शन बड़ा हो जाएगा। ओके, इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगर इधर 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा बेटा, इधर 2 न्यूटन फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर इस केस में देखो बेटा, इधर 14 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा बेटा 4 न्यूटन। समझ आ गई ये बात। यस सर। ओके, तो ये सीधा भी याद रख सकते हो बेटा। ओके, अब इसको अगर और भी सिंपल वे में देखना है, आप फॉर्मूला से भी नहीं देखना चाहते, ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है बेटा और ये मेरा बी वेक्टर है, तो अगर ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, आई कैप, डायरेक्शन क्या है बेटा, आई कैप, प्लस
बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस आई कैप। समझ आ गई बेटा बात। यहां से ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू आई कैप। ठीक है बेटा, आई वाला आई वाले के साथ ऐड कर सकते हो, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ। ओके, ये ऐसे भी कर सकते हो सीधा आप लोग। ओके सर। अभी अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है बेटा, कुछ इस तरह से है, ये सेकंड केस बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला हो गया आपका, ये सेकंड पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। अगर दो वेक्टर्स है बेटा, दो पैरेलल वेक्टर्स है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है बी, तो देखिए दोनों वेक्टर्स किस तरफ है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है। तो अगर मुझे यहां पे आर वेक्टर चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए इन दोनों का, तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन प्लस आई कैप। ऐसे बी का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू आई कैप। सीधा ऐड कर दो तब। ओके बेटा, तो जब आपके वेक्टर्स कोलिनियर हो ना बेटा, तो सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उन्हें, उनके मैग्नीट्यूड्स को सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगर उनके बीच में एंगल है बेटा, इसमें नहीं सीधा सोच सकते बेटा, इसमें नहीं सीधा सोच सकते इसकी तरह। ओके, ये वाली चीज सीधा प्लस माइनस, सीधा मैग्नीट्यूड्स को प्लस माइनस कैसे कब कर सकते हो बेटा, जब आपका एंगल थीटा 0 है या 180 डिग्री है। इन दोनों एंगल्स के अलावा कोई भी और एंगल है तो आपको कैसे इमेजिन करना होगा बेटा, उसी मेथड से इमेजिन करना होगा, ये वाले से फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके बेटा, समझ आ गई ये चीज। तो फिर नहीं आप कर सकते सीधा, इसमें ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है बेटा। सेम का मतलब दोनों इधर तो आई एक्सिस के अलोंग है, जे या के, किसी के एक के अलोंग कंसिडर कर सकते हो आप लोग। तो सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है बेटा, आई वाला आई वाले से ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वाई वाला वाई वाले से, जे वाला जे वाले, जेड वाला जेड वाले से। ओके बेटा, आई वाला जे वाले से कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब देखो, अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है बेटा और दूसरा वेक्टर बी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया बेटा। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे आइडेंटिटी नहीं कंप्लीट हो सकती जैसे पहले हो रही थी, यहां पे सिर्फ क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे नहीं सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ओके, सिर्फ इन्हीं में ही कर सकते हो आप लोग। समझ आ गई बेटा बात। ओके, नेक्स्ट लास्ट थिंग जो मैं आज की बता रहा हूं बेटा, फोर्थ पॉइंट है, अगर आपके पास बेटा n वेक्टर्स हैं, इफ देयर आर n वेक्टर्स दैट फॉर्म्स क्लोज्ड पॉलीगन, that form closed polygon, then resultant of n vector is 0। तब उन सभी n वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्यों ऐसे 0 हुआ, देखो बेटा, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और लेट्स से ये c वेक्टर है। ओके बेटा, सो अब हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट हमने निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस c। ये फाइंड आउट करना है हमें कितना होगा, और तीनों वेक्टर्स मिलके क्लोज पॉलीगन बनाएंगे। सबसे पहले तो यही सीधा ही है बेटा, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ या पॉलीगन लॉ क्या कहते हैं, लास्ट क्लोजिंग साइड। तो यहां पे आप देखोगे लास्ट क्लोजिंग साइड की वैल्यू क्या बन रही है, अगर ये क्लोज पॉलीगन है, इफ a b एंड c form closed polygon, then there is no last closing side। कोई लास्ट क्लोजिंग साइड नहीं है, मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। दूसरे वे में कैसे समझ सकते हो बेटा, देखो यहां पे a प्लस बी है, a प्लस बी वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी वेक्टर किस तरफ होगा बेटा, a प्लस बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे आप। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल होगा। तो ये a प्लस बी वेक्टर है,
तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि a प्लस बी वेक्टर जो है दैट इज लेंथ वाइज दोनों सेम है, बस c वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट है बेटा। सो यहां से इसको अगर दूसरी साइड ले जाओगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर दूसरी साइड आके प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से भी सोच सकते हो बेटा, इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, जैसे भी समझ आ रहा है वैसे कर सकते हो। ओके, a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बोला जब 3 4 5 वेक्टर्स हो तो आपने क्या करना है, पहले दो वेक्टर्स को ऐड कर लो, फिर दूसरे दोनों को तीसरे के साथ ऐड करो, फिर तीनों का चौथे के साथ एंड सो ऑन। तो मैंने a प्लस बी को ऐड किया तो a प्लस बी वेक्टर ये बन गया बेटा मेरे पास। तो a प्लस बी वेक्टर जो होगा ना बेटा वो ए बी के इक्वल ही होगा वो भी, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सी वेक्टर के ऑपोजिट होगी, इसीलिए a प्लस बी जो होगा नेगेटिव ऑफ सी। तो a प्लस बी एंड सी वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स का पेयर बन रहे हैं, तो इसीलिए a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। सो इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। सो आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके